हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज जो हम पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं ये बायो का पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इसमें हम टॉपिक दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस में आए हुए हैं और या आने की अभी जो एग्जाम आपके होने वाले उसमें संभावना है। ठीक है, तो आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बायो के पार्ट को, जिसमें हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं पोषण तथा पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो विटामिन हैं, भोजन है, उनमें कौन सी कमी, कौन से ज़्यादापन की वजह से हमारे शरीर में रोग होते हैं, उनका निवारण क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो अब आगे आगे हम देखें तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास है सबसे पहले बात करते हैं परजीवी जंतुओं को आहार पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वे पचा पचाया भोजन अपने पोषक की आंतों या अन्य स्थानों में रहकर शोषित करते हैं। इस प्रकार परजीवी का जो उदाहरण है इसमें हम देख सकते हैं फीताकृमि। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के आंत में रहते हैं, और अगर अदर परजीवी को देखें तो जैसे जानवरों पर रहते हैं जो किलनी होती है, और अगर इंसानों की हम बात करें जुएं जो सर पे होती हैं। ठीक है, और ये मच्छर को भी देख सकते हैं तो ये परजीवी ही कहलाएंगे। विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनकी थोड़ी सी मात्रा, जो नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ी सी मात्रा शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जल में जो घुलनशील, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बी तथा सी होती हैं, और वसा में जो घुलनशील होती है वो है ए डी ई के। तो इसको आप याद रखिएगा, ए बी सी डी सी ई से अगर ये स्टार्ट करें तो बी सी जो है, ठीक है, बी सी ये क्या है, ये घुलनशील नहीं है, ये अगर जल में घुलनशील है और वसा में नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। फिर आते हैं विटामिनों का संश्लेषण जो हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। इनकी पूर्ति जो है हमको बाहर के भोजन से लेकर ही करना होता है। ठीक है, बाहर से। अगर हम बात करें जो डी और के है, इन्हीं का जो है संश्लेषण हमारे शरीर कर पाती है, तो आपसे क्वेश्चन इसके लिए भी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विटामिन तथा इनकी कमी से होने वाले रोग पे। विटामिन जो है और यहाँ पे कमी से होने वाले रोग जो हैं, विटामिन ए है, इसकी कमी से रतौंधी संक्रमण रोग का खतरा होता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और अगर हम बी टू की बात करें तो यहाँ पे त्वचा का फटना, आंख लाल होना और जीभ में सूजन आना। फिर यहाँ पे अगर हम बी थ्री की बात करें तो बाल सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें। फिर आते हैं हम लोग बी सिक्स की बात करें तो यहाँ पे रक्त लापता होती है। और इसके बाद हम लोग विटामिन बी सेवन की बात करें तो लकवा, बालों का गिरना होता है। और विटामिन बी ट्वेल्व की बात करें तो एनीमिया रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके आए हैं। विटामिन बी सी अगर हम बात करें सी, तो यहाँ पे स्कर्वी रोग है। और स्कर्वी रोग के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे स्कर्वी रोग है, और स्कर्वी रोग जो है यहाँ पे विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से जो रिकेट्स है बच्चों में, ये बच्चों में होती है रिकेट्स रोग। और जो ऑस्टियो मलेशिया जो रोग है वो वयस्कों में होती है। और विटामिन ई जो है वो जनन शक्ति का कम करता है। और विटामिन डी जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसके लिए भी क्वेश्चन आए हैं। फिर आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे है फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है। घेंघा रोग भोजन में आयोडीन की कमी से होता है, याद रखिए। और जो प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है थायराइड ग्रंथि, ठीक है, जो हमारे गले में पाई जाती है। फिर है कॉर्टेक्स के विकृति हो पर उपाचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी होती है, और इसमें जो रोग होता है उसको एडिसन रोग कहते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 का होता है। इनसे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट पदार्थ बनते हैं और शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता के 50 से 75% की मात्रा की पूर्ति करते हैं। तो इनसे जो कार्बोहाइड्रेट है, इनसे हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, शरीर को वसा भी जो है वो ऊर्जा प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट हम नहीं ले रहे हैं तो हमारे अंदर की जो वसा है वो घुल घुल कर किसमें, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर के हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करता है। अगर हम एक ग्राम ग्लूकोज लें, जैसे टीस्पून होता है, उसमें लेकर के पानी डाल के अगर घोल के पिए तो उसका जो ऑक्सीकरण होगा उससे जो हमको ऊर्जा मिलेगी वो 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा होगी। फिर आगे है जो प्रोटीन शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से जो शारीरिक विकास रुक जाता है। और बच्चों में इसकी कमी से क्वाशरकॉर्ड जो रोग होता है या मर्मस रोग होता है वो रोग हो जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वाशरकॉर्ड के बारे में और मर्मस के बारे में यहाँ पे आपसे पूछता है। और प्रोटीन की कमी से शरीर की वृद्धि जो होती है, वृद्धि नहीं होती है, इसके लिए भी आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। फिर आते हैं जो क्वाशरकॉर्ड रोग होता है, इसमें बच्चों के जो हाथ पाँव हैं वो दुबले पतले होते हैं और पेट बाहर की ओर निकला होता है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे मर्मस रोग जो होता है ये बच्चों में मांसपेशियों को ढीला कर देता है और ये इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, वसा समानता 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में होता है। जैसे अगर आप क्या करें, आपके घर मक्खन या तो आप अगर देखें तो घी जो होती है ये होती है 20 डिग्री सेल्सियस पर ठोस अवस्था में, परंतु
यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हैं तो तेल कहलाते हैं। ठीक है, शरीर में वसा को जो संश्लेषण हो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और वसा शरीर को, अगला पॉइंट जो है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है तथा शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाता है तथा वसा की कमी से त्वचा रूखी रह जाती है या हो जाती है। वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास जो होता है रुक जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है और हृदय बीमारी हो जाती है और एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट जो है, कैल्शियम या विटामिन के साथ मिलकर के हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फास्फोरस या कैल्शियम से संबंध होकर दांतों तथा हड्डियों को मजबूत बनाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लोहा। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए तथा ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होते हैं। फिर नेक्स्ट है, आयोडीन या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रायः कैल्शियम और आयरन की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन एवं विटामिन सी याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी होती है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जो पैकेट्स वाले फूड होते हैं, जैसे अगर आप लेस खाते हैं या कुरकुरे खाते होंगे तो उसमें हवा जो भरी होती है उसमें सोडियम उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, और अगर सोडियम की बात करें तो जो खाद्य पदार्थ है उसको इसके वातावरण में रखा जाता है। इससे खाना कई दिन तक खराब नहीं होता है क्योंकि बैक्टीरिया एक्टिव नहीं हो पाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसमें अगर हम देखें तो विटामिन की जो खोज है उसको फंक ने की थी, और लार में जो मुख्य रूप से पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसको टाइलिन बोलते हैं। और जो लार का जो पीएच है वो 6.5 होता है। देखिए अगर हमारे पास एक ऐसी लाइन है जहाँ पे 7 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया हर चीज़, और अगर हम इसके इधर जाएं, ठीक है, तो ये होती अम्ली, और अगर इसके हम इधर जाएं मतलब कहाँ तक, 14 तक, तो ये होती है क्षारी, और ये अगर हम 0 तक चले जाएं तो ये हमारे पास होती है अम्ली। तो 6.5 है जो 7 से छोटा है तो ये क्या होगा, अम्ली होगा। फिर आते दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का जो कार्य है वो रेनिन करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, रुधिर में शर्करा की जो मात्रा को नियंत्रित करता है वो इंसुलिन है। मानव शरीर में सामान्यतः जो रक्त दाब होता है 120/80 होता है। WBC जिसको हम लोग बोलते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाएं बोलते हैं, ठीक है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं। RBC को हम लोग बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों से बचाना होता है, और जो RBC होती है इनका जो मुख्य कार्य होता है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। WBC का जो निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है, और RBC का जो विनाश होता है वो भी प्लीहा में होता है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। लाल रुधिर कणिकाओं का जो कब्रगाह है वो कहलाता है प्लीहा ही कहलाता है। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य जो है वो फेफड़ा करता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया, तो न्यूट्रल होता है, नामली न क्षारी। और समुद्री जल जो होता है उसका पीएच जो मान होता है वो 8.4, और दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.4 होता है। फिर बैक्टीरिया की जो खोज की थी लिवेन हॉक ने की थी, और शरीर का सबसे कठोर जो तत्व है वो एनामिल दांतों के ऊपर पाया जाता है। आंखों में जो बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को आयरिस नियंत्रित करता है जो हमारी आंख में है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदयघात होता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, हल्का कार्य वाले पुरुष को मतलब कार्य करने वाले पुरुष को 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, 8 घंटा कार्य करने वाले को 3000 कैलोरी की, और एवं कठिन कार्य करने वाले को यहाँ पे 3600 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग की हम बात करें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विषाणु या वायरस, इस पॉइंट को हम यहाँ पे इसको कट करिए, ठीक है, ये गलत है। वायरस जो होता है वो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाता है। विषाणु को महीन चूर्ण के रूप में आप शीशे में बंद करके असीमित समय तक के रख सकते हैं। विषाणु, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, निर्जीव होते हैं, विषाणु कोशिकाओं में द्विगुणन करते हैं। विषाणु का संगठन RNA तथा DNA तथा प्रोटीन से होता है। स्वतंत्र विषाणु पोषण, श्वसन, वृद्धि एवं विखंडन नहीं करते हैं, लेकिन ये किसी भी जीव के अंदर अगर चले जाएं या इनको ऐसा वातावरण मिले तो ये अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं और फिर ये जीवित हो जाते हैं और जीवित जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे इसमें पोषण, श्वसन, वृद्धि इत्यादि होने लगती है। विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले कुछ रोग जो हैं वो जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, चेचक, पीलिया, एड्स, रेबीज, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार इत्यादि हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तंबाकू का जो मौजिक रोग है वो विषाणु द्वारा होता है। अब तक ज्ञात एक कोशिकीय जीवधारियों में जो जीवाणु है सरलतम जीवधारी होते हैं, सबसे इजी होते हैं, मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे आसान होता है। फिर देखते हैं जैव पदार्थों का जो सड़ना है, क्षय होना प्राकृतिक में जीवाणु के महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, इसको सड़ाते गलाते हैं ये।
कुछ विशेष प्रकार के जो जीवाणु हैं दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, जो छोटे गांठों में होते हैं। ये जीवाणु वायु में नाइट्रोजन ले जाने का कार्य करते हैं, उसे जल में विलय और नाइट्रेट लवण को यहाँ पे परिवर्तित करते हैं। फिर एक घरों में नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में उपस्थित शर्करा को कैक्टिन एसिड में बदल करके दही बनाने के लिए जीवाणु का उपयोग किया जाता है, और इस विधि को बोलते हैं किण्वनीकरण बोलते हैं, ठीक है, या फर्मेंटेशन बोलते हैं। फिर दूध का फटना, मक्खन से दुर्गंध आना, डिब्बा बंद या खुली सामग्री का सड़ना, अचार मुरब्बा आदि का खराब होना इत्यादि जीवाणु जनित होते हैं। फिर नेक्स्ट है नींबू का कैंसर रोग, जो आलू का स्कैब, सेब का नाशपाती की जो अंगमारी होती है, तंबाकू का जो विल्ट आदि जो रोग, ये जीवाणु जनित होते हैं। मनुष्य में होने वाले कुछ जीवाणु जनित रोग क्षय, हैजा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, निमोनिया, टिटनेस, काली खांसी और सफलिस आदि जो होते हैं इन्हीं की कमी से होते हैं। फिर आते हैं कुछ प्रमुख रोग एवं उससे प्रभावित अंग। फिर यहाँ पे देखते हैं मलेरिया, ये होता है तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करते हैं। जुकाम, इसे श्वसन मार्ग, जो खसरा है श्वसन मार्ग। इन्फ्लुएंजा श्वसन मार्ग। चेचक त्वचा और श्वास मार्ग। पीलिया से यकृति प्रभावित होती है। एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से तंत्रिका तंत्र। और पोलियो से निगल द्वार जो होता है, ठीक है, आंत, रीढ़, रज्जु। और यहाँ पे देखें डिप्थीरिया से श्वसन नली। काली खांसी से श्वसन नली। क्षय रोग से फेफड़ा। निमोनिया से फेफड़ा। सिफिलिस से सिसन और पायरिया से मसूड़े। टाइफाइड से आंत। पेचिस से आंत और हैजा से आंत और हेपेटाइटिस से यकृति। फिर आगे देखते हैं हम लोग फाइलेरिया, जो रोग की कृमि का संचरण क्यूलेरस जो मच्छर होता है के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोशों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाता है, इससे हाथी पाँव भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पे इसका जो वाहक होता है ये मच्छर होता है, और यहाँ पे संचरण जो होता है क्यूलेक्स के द्वारा होता है, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। और जो फाइलेरिया रोग होता है इसमें आपको याद रखना है। दमा एक संक्रमण रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब अगर हम ये देखते हैं एड्स HIV नामक वायरस से फैलते हैं, जिसको एड्स अगर देखें तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है इसका फुल फॉर्म। डेंगू ज्वर मादा मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। चिकनगुनिया दुर्बल बनाने वाले गैर घातक बीमारी है, या मच्छर के काटने से फैलते हैं, और मनुष्य के ही इसके वायरस के मुख्य स्रोत है। मच्छर अगर जो संक्रमित है व्यक्ति को काट कर मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो ये बीमारी उनको भी हो सकती है। अगर हम देखें वर्णांधता तथा हीमोफीलिया का जो मुख्यतः पुरुष प्रभावित होता है, इन रोगों का वाहक होती हैं जो स्त्रियां वाहक होती हैं। अगर जो पटाऊ सिंड्रोम की अगर बात करें, जिसमें होंठ जो है वो कटे हुए फटे होते हैं तथा तालू में दरार होती है, ठीक है, ये अगर जो सिंड्रोम आपसे पूछा जाता है। बीमारियों से बचाव के लिए लगने वाले टीके कौन कौन से हैं? BCG है, तपेदिक है जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, TB बोलते हैं, और OPV जो इसमें है जो टीका लगता है वो पोलियो से बचाने के लिए होता है। DT का टीका लगता है टिटनेस डिप्थीरिया से बचाव के लिए, और DPT टिटनेस डिप्थीरिया से बचाव के लिए, और TT का जो टीका होता है वो टिटनेस से बचाव के लिए और गर्भवती महिलाओं को लगता है। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट है हमने जो दिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए, और अगर आप चाहें तो इसके जो कुछ पॉइंट नोट कर लें, आपके एग्जाम में डेफिनेटली है इससे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।